92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी आरटीओ वाले टुन्ना भाई साहब। सुमित यार मेरे, तुम तो बहुत ही चंट बनो खुद को। लहसुन बन गया तो पैसा देने ही ना है, और तो और दुआ सलाम भी भूल गया। अब खराशदार आवाज़ में भारी भरकम कद काठी वाले टुन्ना भाई साहब ने अपने पुराने स्कूटर पे बैठे बैठे ही साइकिल पे जा रहे एक क्लाइंट को झंझोड़ दिया। लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह सरकारी कागजात बनवाने में मदद करने वाले 38 साल के टुन्ना पंडित जी का कथित ऑफिस आरटीओ की पुरानी हो चुकी इमारत के बराबर वाली गली में 10 बाय 10 की एक दुकान के सामने है। सुनने में अजीब लगता है, दुकान के सामने है, पर यही हकीकत है। 900 रुपये में ये दुकान किराए पे लेने का बजट नहीं है टुन्ना भाई साहब का। इसलिए हर सुबह 8 बजे बिना नागा राम श्याम फोटोकॉपी एंड स्टेशनरी शॉप के सामने टुन्ना भाई साहब जी अपने नीले रंग के प्राचीन स्कूटर पे ही अपना दफ्तर खोल देते हैं। इनके ग्राहकों को भी सुविधा रहती है क्योंकि फोटोकॉपी वगैरह की दुकान तो सामने ही है। बहुत से ग्राहक उधारी में काम करवा लेते हैं, बहुत से 500 के 300 ही देते हैं। इस बिजनेस में सब चलता है टुन्ना भाई साहब को, पर कोई दुआ सलाम करना छोड़ दे ये बात उनको चुभ जाती है। आखिर इज्जत नाम की भी तो कोई चीज होती है। नौरंगी लाल फुटवेयर्स वाले दरमियाने कद के सुमित गुप्ता ने 4 महीने पहले अपनी सिस्टर का ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग से परमानेंट करवाया था। वाकई में उसकी बहन का ही लाइसेंस था कि नहीं ये कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, पंडित जी को तो यही बताया था कि सिस्टर के लिए बनवाना है। खैर, जिसका भी हो, सुमित ने सरकारी रसीद का पैसा एडवांस में दे दिया था, पर टुन्ना पंडित जी की फीस उधार कर दी थी, अभी तक नहीं दी थी। और पिछली 3 बार से पंडित जी ने नोटिस किया तो पाया कि हमेशा खुद से नमस्ते बोलने वाले सुमित गुप्ता ने अब आंखें चुराना शुरू कर दिया है उनसे। सुमित ने अपनी काली साइकिल रोकी और साइड की मांग में काले लंबे बालों को सेट करता हुआ टुन्ना पंडित जी की तरफ बढ़ा। साधारण सी आवाज में बोला, भाई साहब नमस्ते। आवाज गाय की नमस्ते? 2 महीने से तो नैन चुरा रहे हो तुम हमसे। यार मेरे, पैसा ना दिए कोई बात ना, 2-4 दिन आगे पीछे दे दियो। पर सुमित भाई यार मेरे, राम राम श्याम श्याम थोड़े छोड़े करे पैसन के लिया। दिखने में रौबदार टुन्ना भाई साहब ने जैसे सुमित को अपनी बातों से ही भकोस डाला। सुमित के माथे पे फिर से उसके बालों की लटें गिराईं। उसने सीधे हाथ से बाल ऊपर करते हुए कहा, नहीं नहीं भाई साहब, हो सकता है कभी बाय मिस्टेक गलती से हो गया होगा। ऐसा आप तो जानते हैं कि मैं तो खुद ही आगे से नमस्ते करता हूँ। सुबह के 9 बज रहे थे, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया था। स्कूटर की सीट पे अकेले ही बैठे टुन्ना पंडित जी खिसक के आगे की तरफ हो लिए। सुमित के लिए सीट पे जगह करते हुए बोले, चलो जो हुआ सो हुआ, देते रहना पैसे, देने वाला तो ईश्वर है। आओ बैठो यार सुमित भाई, चाय पिलवा जाए। राम श्याम स्टेशनरी शॉप वाले राम अंकल अपने मोटे चश्मे से टुन्ना पंडित जी को निहार रहे थे। अपनी तोंद पे लिपटे हुए तहमत को खोल के दोबारा गांठ बांधते हुए खुद ही से फुसफुसाए, इतने बड़े दिल का क्या करोगे टुन्ना पंडित? दिल दे के बैंक नहीं छोड़ेगी तुम्हारे गिरवी रखे घर को। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी आरटीओ वाले टुन्ना भाई साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आरटीओ एजेंट टुन्ना भाई साहब अपने ग्राहक से इसलिए खफा हो जाते हैं क्योंकि उसने इनसे काम होने के बाद भी नजरें चुरानी शुरू कर दी थी। हमेशा खुश रहने वाले खुश मिजाज भाई साहब का घर बैंक में गिरवी रखा है। अब आगे। छोटे शहरों में लोग अभी पूरी तरह से प्रोफेशनल नहीं हुए हैं। इज्जत और जज्बात जैसे मुद्दे पैसों की बातों से आज भी ऊपर ही रहते हैं।
लेकिन शहर के इकलौते सुपरमार्केट में खुली इस प्राइवेट बैंक को कोर्ट ने टुन्ना पंडित जी के घर की नीलामी के जो सरकारी कागज थमा दिए थे, उनमें इज्जत और जज्बात का कोई जिक्र नहीं था। 3 साल पहले लिया गया 5 लाख का लोन वापस नहीं कर पाए थे टुन्ना पंडित जी। बैंक में बतौर गारंटी पंडित जी ने अपने पुश्तैनी मकान के कागज लगाए थे। अब मकान बिकना था नीलामी में। टुन्ना पंडित जी का स्कूटर पर सजा ऑफिस शाम के 5 बजे आरटीओ से उखड़ जाता था। नीम सराय की पुरानी गलियों के लच्छों में पी पी मचाता हुआ यह स्कूटर 5:30 बजे तक पक्की सराय में बने उनके पुश्तैनी मकान के सामने होता था। अब तो स्कूटर भी खूब अच्छे से पहचान गया था पुराने शहर की तमाम गलियों और हर गली से उठती एक ख़ास खुशबू को। हर रोज़ पुश्तैनी मकान के सामने स्कूटर ऐसे आके खड़ा हो जाता जैसे स्कूटर ना हो बल्कि मकान की नेम प्लेट हो। नीले रंग के इस पुराने स्कूटर को खड़ा देख के बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था टुन्ना पंडित जी का पुश्तैनी मकान। स्कूटर को स्टैंड पे लगा के टुन्ना पंडित ने अपनी फाइलें वगैरह समेटी और मटमैले रंग के लकड़ी के दरवाजे की काली जंग लगी सांकल से ही दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई और फिर एक जोड़ी पायल की खन खन दरवाजे तक चलती हुई आई। दरवाज़ा खुलने से पहले 3-4 बार आगे पीछे हुआ। इसमें कुंडी फंस जाती है बार बार, मोबी ऑयल डाल दीजिए ना इसमें। 30 साल के आसपास की एक शादीशुदा महिला ने अपनी फ्लोरल प्रिंट वाली पीली साड़ी का पल्लू अपने माथे तक बढ़ाते हुए अत्यंत कोमल स्वर में मीठी सी शिकायत दर्ज कर दी। टुन्ना पंडित जी ने अपनी सुंदर बीवी रेणुका की बात सुनी तो जरूर, पर वो उसके माथे पे लगी गोलाकार लाल बिंदी में गड़े सितारे की चमक में खो गए थे कहीं। रेणुका को नहीं पता चला टुन्ना पंडित दहलीज पे खड़े खड़े कहाँ खोए हुए हैं। उसने फाइल्स वगैरह पंडित जी के हाथ से ली और चौड़े आंगन को पार करती हुई अपने कमरे में घुस गई। अंदर कमरे में से रेणुका की वात्सल्य भरी आवाज आई, अब नहा लीजिए, मैंने आपके लिए पोहा बनाया चाय के साथ। रेणुका की आवाज गूंज गई थी और फिर एक सन्नाटा पसर गया। घर में कोई बच्चा होता तो शायद उसकी खिलखिलाहट ने इस सन्नाटे को भंग कर दिया होता। टुन्ना पंडित जी नहा के आए और कमर से तौलिया बांधे हुए ही आंगन में पड़े तख्त पे बैठ गए। रेणुका चाय और पोहा ले आई। घर में कोई और नहीं था, पर रेणुका के माथे से पल्लू हटा नहीं था। फिर भी रेणुका ने नागरिक शास्त्र में एमए किया हुआ है। पड़ोस के एक सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ाती भी है। तनख्वाह अभी कम ही है, परमानेंट नहीं हुई ना अभी। पिछले कई साल से प्रोबेशन पे ही खिंच रही है ये नौकरी। और रेणुका किसी दूसरे स्कूल में इस उम्मीद में अप्लाई नहीं करती कि अगर यही सरकारी नौकरी पक्की हो जाए तो तनख्वाह 4 गुना बढ़ जाएगी। टीएडीए मिलेगा सो अलग। उम्मीद जिंदगी को मिला सबसे बेहतरीन तोहफा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी आरटीओ वाले टुन्ना भाई साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना आरटीओ एजेंट टुन्ना भाई साहब अपने घर की नीलामी को लेकर दुखी हैं और उनकी पत्नी अपने प्यार और इमोशनल सपोर्ट से भाई साहब का साथ निभा रही हैं। अब आगे। जर्जर हालत में आ चुका टुन्ना पंडित जी का ये पुश्तैनी मकान, जिसपे 5 साल पहले उन्हीं की शादी पे नील मिला के सफ़ेद पुताई की गई थी, अपने आप में एक लैंडमार्क है पूरे मोहल्ले का। अक्सर लोग अपने घर का पता समझाते हुए कह देते हैं कि पक्की सराय में आके किसी से भी पूछ लेना टुन्ना पंडित जी का मकान कौन सा है, बस उसी से 3 घर छोड़ के अपना मकान। पर अगले 3 महीनों में ये लैंडमार्क नीलाम हो जाएगा। रेणुका बत्तियां बंद करके बिस्तर पे लेट गई। बराबर में लेटे टुन्ना पंडित को नींद नहीं आ रही थी। रेणुका से कुछ कहना ठीक नहीं समझा उन्होंने। वो बेचारी तो वैसे ही इतनी परेशान है। घर के खर्चे, बच्चे न होना, मकान की नीलामी,
सब परेशानियों को कैसे मुस्कुरा के पी रही है रेणुका, कभी कोई शिकायत भी नहीं करती। टुन्ना पंडित जी की आंखें गर्म पड़ गईं। उन्होंने करवट ली और अपने दाहिने बाजू में समेट लिया रेणुका को। अगर परिवेश कुछ नवीन होता और टुन्ना पंडित जी भी कुछ मॉडर्न होते तो इतना भावुक हो जाने पे शायद वो कहते, रेणुका आई लव यू। खैर, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेणुका को पता था कि उसके पति उसको कितना चाहते हैं। हर रात की तरह ये रात भी गुजर गई चिंता, प्यार और उम्मीद में। सुबह दोनों ने चाय और पराठे का नाश्ता किया। रेणुका बथुए के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। रेणुका, अब ये बर्तन तुम आके साफ करना। चलो जल्दी, मुझे आज कोर्ट की तरफ भी जाना है। अपनी फाइल वगैरह समेटते हुए टुन्ना पंडित जी ने कहा। हाँ, आप स्कूटर तो स्टार्ट करो, मैं आई पीछे पीछे। रेणुका को पता था कि पुराना स्कूटर भी स्टार्ट होने में थोड़ी देर लगाता ही है। पंडित जी ने अपनी पुरानी बनियान में बने एक पोछे से स्कूटर साफ किया और स्कूटर को सीधी तरफ झुका दिया। 8-10 किक पड़ी और स्कूटर स्टार्ट हो गया। इतने में रेणुका भी आ गई, घर के दरवाजे पे ताला लगाकर। दोनों स्कूटर पे सवार होकर निकल लिए। मोहल्ले से बाहर निकलते निकलते 4-6 लोगों ने टुन्ना पंडित जी से नमस्ते की। पंडित जी ने भी 5-7 बुजुर्गों को देख के सर झुका के नमस्ते बोला। रेणुका का सर ढका रहा और निगाहें नीचे। रेणुका मोहल्ले की बहू है ना। कोर्ट में वकील साहब से मिलकर टुन्ना भाई साहब वापस अपने काम पे पहुंच गए। खुशी हो या गम, काम से कोताही कैसे करें? आखिर ये काम ही तो एक साधन है उनकी कमाई का। टुन्ना पंडित जी की लगभग सभी सरकारी दफ्तरों में काफ़ी अच्छी जान पहचान है। अक्सर पुरानी फाइल्स के बीच रद्दी में कहीं दबी रह जाने वाली अर्जियों पर भी टुन्ना पंडित अधिकारियों से बड़ी आसानी से दस्तखत करवा लेते हैं। आखिर व्यवहार भी कोई चीज़ होती है। पुरानी सोच वाले सरकारी मुलाजिमों को भी तो थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत और थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा लगता है। ईमानदार टुन्ना भाई साहब इस गैर कानूनी काम को भी ईमानदारी से करते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी आरटीओ वाले टुन्ना भाई साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना आरटीओ एजेंट टुन्ना भाई साहब अपने कर्जे, धंधे की मंदी जैसी तमाम मुश्किलों के बावजूद हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं। भाई साहब की पत्नी रेणुका उनके जीवन को अपने प्यार से सजाए हुए है, लेकिन जल्दी ही उनका घर उनसे छिनने वाला है। अब आगे। आजकल ये इंटरनेट के आ जाने से बहुत कुछ ऑनलाइन ही हो गया है। जवान पीढ़ी के इन लड़के लड़कियों को अब ये पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बंदूक का लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह उतना बड़ा हुआ नहीं लगते जितना आज से कुछ सालों पहले तक समझे जाते थे। भाई साहब, सच बताऊं तो हमारे बिजनेस की रेट तो ये इंटरनेट ने मार रखी है। 50 के 15 रह गए कस्टमर। जाए देखो, वो तो इंटरनेट से बनवा ले सारे कागज। टुन्ना भाई साहब राम अंकल को अपने बिजनेस की मंदी के बारे में बता ही रहे थे कि तभी चाय के स्टॉल वाले का छोटा लड़का दिख गया उन्हें। गब्बर, आज चाय भी ना पिलवाओगे क्या यार मेरे? टुन्ना भाई साहब ने छरहरे बदन के गब्बर को अपनी झुंझलाहट भरी दहाड़ से मानिए थर्रा ही दिया। दरअसल हर शाम के 3 बजे एक चाय पक्की रहती है टुन्ना भाई साहब की। उनको लगा गब्बर आज चाय देना भूल गया, मगर गब्बर के जवाब ने सारी गलत फहमी छान के अलग कर दी। पैनी आवाज में बोला, ऐसा है टुन्ना भाई साहब, पापा ही ने कही है 744 है गए तुम्हारी तरह चाय चाय कही, कुछ पैसा तो दे दियो, 2 महीने तो ऊपर है गए तुम्हें। टुन्ना पंडित जी के जी में आ रहा था कि अगर जेब में 500 रुपए भी होते तो अभी मुंह पे फेंक के मार देते गब्बर के, मगर जेब में तो सिर्फ 378 रुपए थे, जिसमें से 150 की दवाई आएगी, 50 का पेट्रोल डलवाना है और फिर घर का कुछ साबुन तेल भी लेना था। पैसों के साथ ही एक सरकारी स्टैंप वाला लिफाफा भी रखा था टुन्ना भाई साहब की जेब में। उन्होंने जेब से नज़र हटा ली। पता नहीं क्यों उनके चेहरे पे एक व्यंग्यात्मक हंसी आ गई
और वो आसमान की तरफ देखने लगे। गब्बर किसी जवाब के इंतजार में भी खड़ा हुआ था। टुन्ना भाई साहब ने गब्बर को बिना कोई जवाब दिए अपनी कलाई के बालों में छिपी गोल्डन रिस्ट वॉच को देखा। अभी कुछ देर और रही थी दुकान बढ़ाने में। एक उम्मीद सी बंधी थी कि शायद कोई ग्राहक आ ही जाए। जेब से नीला रुमाल निकाल के उन्होंने अपनी गोल्डन रिस्ट वॉच को पोंछा और बात को टालते हुए पीछे खड़े राम अंकल से बोले, अब ऐसी घड़ी ना आ रही जैसे शादी में मिली है मैं, और देखो गोल्डन चमक गई ना है इसकी अभी तक। राम अंकल ने भी घड़ी को बड़े एक्साइटमेंट से देखा और हौले से बोले, आज तो सर्दी सी ज़्यादा ही मालूम आ रही है। लल्ला घर से जे अदरक सोंठ का काढ़ा ले आए, नेक नेक डलवा लूँगा 2 प्यालिन में, 2 भैया पी लेंगे, आओ पंडित जी। टुन्ना पंडित समझ गए कि राम अंकल ये अदरक का काढ़ा सिर्फ गब्बर की चाय न मिलने के कारण पिलवा रहे हैं, पर हाँ के सिवाय कुछ और कहते तो शायद राम अंकल झेंप जाते। टुन्ना पंडित जी ने खामोश रहना ही उचित समझा। जिंदगी की गाड़ी में पैसे की कमी मनुष्य के स्वाभिमान को कैसे रौंद डालती है, अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे टुन्ना पंडित जी ये पाठ ईश्वर को याद करते करते सीख रहे थे। हर समस्या में थोड़ा परेशान होते, थोड़ा उदास होते, पर फिर ईश्वर से इनका न जाने कौन सा संवाद होता कि फिर से अपनी सकारात्मक मुस्कान में खिल उठते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रोबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी आरटीओ वाले टुन्ना भाई साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने कर्जे, धंधे की मंदी जैसी तमाम मुश्किलों से जूझ रहे टुन्ना भाई साहब मुश्किल की घड़ी में ईश्वर में आस्था रखे हैं। उनका मकान गिरवी है और जल्द ही उनसे छिनने वाला है, लेकिन उनको उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आगे। टुन्ना पंडित जी का स्कूटर घर पहुंचा तो बिजली नहीं आ रही थी। वो चटाई और तकिया लेके छत पे आ गए। अभी दिन नहीं छिपा था। हल्के कोहरे की चादर में लिपटा सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। चटाई और तकिए को दीवार पे रख के टुन्ना पंडित जी ने अपना सलेटी मफलर खोल के दोबारा बांधा और फिर लाल सूरज में कुछ ढूंढने लगे। 1-2 बार रेणुका ने नीचे से आवाज भी लगाई कि मुंह हाथ धो लें पहले, फिर आराम से बैठ जाएं। लेकिन शाम के इस लम्हे में क्षितिज पे आंखें जमाए खड़े पंडित जी को सूरज ही सूरज सूझ रहा था। आज तो उन्होंने घर आके भी चाय नहीं पी। रेणुका की एक आदत टुन्ना भाई साहब को ब्याह गौने से ही भाती थी। वो कभी भी किसी भी बात या काम के लिए हल्ला नहीं मचाती थी। बस 1 या 2 बार कहती, सुना तो ठीक, वरना अपने काम में लग जाती। शायद यह भी एक वजह थी कि इन मियाँ बीवी में कभी कोई घरेलू कलेश नहीं होती थी। मुझे भी इस कोहरे में बिठवाएंगे अब आप अपने साथ। एक हाथ में प्याज के पकौड़ों की प्लेट और दूसरे हाथ में चाय के 2 कप से लदी एक सर्विस ट्रे लिए रेणुका भी छत पे आ गई। चटाई छत पे बिछाते हुए पंडित जी बोले, गर्मी भर तो सर्दियों की तारीफ करती हो, अब सर्दी है तो रजाई में छिपी रहती हो। रेणुका की हंसी टुन्ना पंडित के कानों में खनकने लगी। रेणुका ने कुछ पूछा पर पंडित जी तो उसकी हंसी में ही खोए हुए थे। रेणुका ने फिर पूछा, वकील साहब के हुए थे? अब के उसे जवाब मिला, हाँ गया था। रेणुका ये सवाल पूछ के मन ही मन पछताने लगी। वकील साहब ने जो कहा होगा वो तो उसको पहले से ही पता था। उसका मन कांप गया पर वो खुद को संभाले रही। 2-3 मिनट की एक खामोशी में दोनों की चाय खत्म हो गई। रेणुका ने खामोशी को एक तरफ खिसकाते हुए कहा, आप परेशान मत हुआ कीजिए। पंडित जी कुछ नहीं बोले। आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता परेशान होना। रेणुका के इस मुस्कुराते हुए जवाब पे टुन्ना भाई साहब के होंठ थोड़े से हिले और आंखें हंस पड़ी। रेणुका ने उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में दबा लिया। कुछ छिपाने की हंसी और कुछ जताने की मुस्कुराहट के बीच का अंतर झलकने लगा। टुन्ना भाई साहब का चेहरा लाल सा पड़ता जा रहा था।
रेणुका ने जैसे माहौल ताज़ा करते हुए कहा, लो पकौड़ियाँ तो प्लेट में सजी रह गई, चलिए नीचे, मैं पकौड़ियाँ गर्म कर दूँ। रेणुका उठ के चलने को हुई ही थी कि टुन्ना भाई साहब ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। रेणुका की आंखें गीली थीं, तुरंत पलट जाती तो उसका राज खुल जाता। पर यह क्या, टुन्ना भाई साहब तो खुद ही फपक फपक के रोने लगे। रेणुका उनको संभालने में जुट गई। पंडित जी ने रोते रोते उसके हाथ में एक सरकारी लिफाफा बढ़ा दिया। टुन्ना पंडित जी के पुश्तैनी मकान की नीलामी के कागज आ गए थे। उन्हें यह मकान खाली करना था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन कुमार सिंह की लिखी कहानी आरटीओ वाले टुन्ना भाई साहब। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आरटीओ एजेंट टुन्ना भाई साहब को बैंक उनके पुश्तैनी मकान की नीलामी का नोटिस दे देती है और वो अपने दिल पे पत्थर रख के ये मकान खाली करने की तैयारी कर लेते हैं। अब आगे। टुन्ना भाई साहब के पुश्तैनी घर की नीलामी हो गई। किसी बिल्डर ने खरीदा था इनका मकान। सुनने में आया था कि फ्लैट्स बनवाएगा। जी पे पत्थर रख के भाई साहब और रेणुका उसी घर के सामने वाले 2 मंजिला मकान के ऊपर वाले पोर्शन में किराए पे रहने लग गए। टुन्ना भाई साहब अक्सर अपने किराए के मकान की छजली से अपने पुश्तैनी मकान को निहारते रहते। अब उनको रह रह के खूब याद रहता कि मकान के दरवाजे में मोबी ऑयल पड़ना था। हर शाम से सुबह तक स्कूटर की हेडलाइट भी उनके पुश्तैनी मकान की तरफ ही देखती रहती। छजली पे खड़े होके भाई साहब शाम की चाय पीते तो अक्सर रेणुका से कहते, रेणुका, हमारे बाबूजी ने लोहा बहुत लगवाया था इस मकान में। बोलते थे बुनियाद मजबूत होनी जरूरी है। पहले ही की तरह रेणुका अब भी उनकी बातों को कभी न काटती। वो जो भी कहते रेणुका बिना इधर उधर देखे यूं गौर से सुनती रहती मानो भाई साहब कोई टीचर हों और ये उनकी पढ़ाकू स्टूडेंट। अपने उदास पति के प्रति ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा सपोर्ट था उसका। अपने दिल की कहते कहते जब टुन्ना भाई साहब का जी हल्का हो जाता तो जोश भरे अंदाज में मजाक में लिपटी कोई फुलझड़ी छोड़ देते, तुम तो अच्छे खासे घर की, काम का मुझसे शादी कर दी तुम्हारे पापा ने, तुम भी अपने नसीब को कोसती होगी हैं? रेणुका भी उतने ही जोश में जवाब देती, आपने सुना नहीं है, जहां गया भूखा वहां पड़ा सूखा, आपकी नहीं है मेरी किस्मत का फल है। दोनों हंस पड़ते और कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल जाते। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। टुन्ना भाई साहब ने ईश्वर के इस फैसले को ये सोच के अपना लिया कि जिस दिन पैसा होगा वो अपना पुश्तैनी मकान वापस ले लेंगे। अब तो उनके स्कूटर ने भी सड़क के इस पार खड़े होने के नियम को मान लिया था। भाई साहब की दिनचर्या पहले से ही रहती थी, पर अब वो इतने खुश मिजाज न रहे। काम धंधा तो वैसे ही गिरता जा रहा था। फिर भी टुन्ना भाई साहब ईश्वर से नाराज कभी नहीं होते। पर शायद ये दिन भी आना था। सुबह का वक्त था। भाई साहब छज्जे वाले पाखाने से फारिग होके कुंडी लगा ही रहे थे कि उनके कानों में धाड़ धाड़ हथौड़े बजे। नज़र सड़क पार करके अपने पुश्तैनी मकान पे पहुंची। भाई साहब की आंखों ने देखा तो पाया मजदूरों का हथौड़ों और बल्लियों से लैस एक गैंग उनके पुश्तैनी मकान के शिखर को यूं तोड़ रहा था कि मानो, अब रहने दीजिए, क्या बताएं। रेणुका उनकी चाय लेके छज्जे पे आई तो टुन्ना भाई साहब ने अपने पुश्तैनी मकान की तरफ पीठ कर ली। रेणुका ने खूब संभाला, मगर अपनी आंखों के सामने मकान को यूं टूटता देख के उनकी सिसकियां चल पड़ी। टुन्ना पंडित जी की आंखें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, रेणुका, तुम परेशान मत हुआ करो, तुम्हारी भी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता परेशान होना। रेणुका ने उनकी आंखों में झांका तो उन्होंने झट से रेणुका को अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे उनके आंसू न दिखें।
आंखें बंद करते हुए बोले, रेणुका घर चला गया, अब जान दो, किस्मत में होगा तो दूसरा बना लेंगे। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ियो, तुम्हारे सिवा अब कुछ न बचा मुझ पे। बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं टूट जाऊंगा रेणुका। टुन्ना भाई साहब सिसक उठे। रेणुका ने अपने दोनों हाथों को कस के उनसे लपेट लिया, अपना सर उनके सीने में धंसा लिया और आंखें बंद कर ली। आहिस्ता से बोली, आपको क्या लगता है मैं आपको टूटने दूंगी कभी? मैं हमेशा आपके साथ हूं। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।